हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। ये वीडियो जो है वो स्पेशली एम्स बीएससी नर्सिंग 2023 एस्पायरेंट्स के लिए है जिन्होंने 2023 का एग्ज़ाम दिया है और उनका लिस्ट में नाम आ गया है। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकली थी उसके अंदर आपका नाम आ गया। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ सेकेंड मेरिट लिस्ट तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई कर लिया है, क्वालिफाइंग सारे कैंडिडेट्स का नाम आ गया है फर्स्ट लिस्ट के अंदर। जो क्वालिफाई नहीं होते हैं उनका एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि लास्ट ईयर पैरामेडिकल में ये चीज़ हुई थी सेम। जिन स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई नहीं किया था एग्ज़ाम, जैसे कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है आपके, जनरल के लिए है 50 मार्क्स, है ना। फिर ओबीसी के लिए है, देखो जनरल के लिए है 50 मार्क्स, ओबीसी के लिए है 45 मार्क्स और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए है 40 मार्क्स। अगर आपके इन कैटेगरीज में इससे कम स्कोर आया है तो आपका ऑब्वियसली उस लिस्ट में नाम नहीं होगा। और इससे कम स्कोर आया है और अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी एक सेकेंड लिस्ट निकलेगी, तो बिल्कुल नहीं, है ना, नहीं हो सकता ये। क्योंकि 8000 स्टूडेंट्स है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, उस 8000 स्टूडेंट्स में सिर्फ और सिर्फ 100 सीट्स अलॉट होंगी, सॉरी 1000 सीट्स अलॉट होंगी उस 8000 स्टूडेंट्स के अंदर से। अगर कुछ थोड़ा बहुत चांस बनता है सेकंड लिस्ट आने का, तो भी जनरल और ओबीसी का तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है जनरल और ओबीसी के काफ़ी हाई है। एससी एसटी की भी आने की बहुत ज़्यादा ही लो चांसेस है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ एससी एसटी कैटेगरी के लिए हो सकता है, बाकी औरों का बिल्कुल लो चांसेस है। तो अगर आप सेकंड लिस्ट का वेट कर रहे हो तो बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। अब देखो हम आगे देखते हैं। क्या कह रही थी मैं, कि ये वीडियो जो है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका लिस्ट में नाम आ गया है, ठीक है। अब आपका लिस्ट में नाम आ गया, अब आपको आगे आगे क्या प्रोसेस हो रहा होगा, आपको आगे क्या करना होगा, है ना। बाकी मैं इसमें आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगी, लगभग इस रेंज में मार्क्स होंगे तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस है ना। और ये वीडियो मैंने काउंसलिंग से पहले क्यों बना दिया, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा लगभग नॉलेज रहे चीज़ों के बारे में, है ना। और इसमें मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूँगी जो कि आपको एक बार आपके काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले पता होना चाहिए, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अभी तक जो है काउंसलिंग से रिलेटेड कोई ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज़ नहीं हुआ है ना, इसलिए मैंने अभी तक काउंसलिंग से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन अभी इस पॉइंट पे 1-2 दिन के अंदर ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने के पूरे चांसेस है। काउंसलिंग स्टार्ट होने के नहीं, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आता है, उसमें आपके स्टेप्स क्लियर करवाते हैं। एम्स का खुद का डॉक्यूमेंट आता है और वो आपको कंप्लीट प्रोसेस बताता है कि किस तरह से आपका काउंसलिंग हो रहा होता है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है, वो जब आएगा तब हम वापस से उसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरा। लेकिन काउंसलिंग का रियल प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले आपको बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए, है ना। मेजर पॉइंट्स पता होने चाहिए, ताकि आप अपना दिमाग जो है कहीं और पे इन्वेस्ट ना करो, है ना। और ऐसे भी होता है कि कुछ जगह पे आप काउंसलिंग के लिए पैसे दे रहे हो, तो यार ये इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि आप इसके लिए पैसे दो, है ना। बाकी इस चीज़ के बारे में भी मैं आगे डिस्कस करूँगी, अभी देखते हैं ना। इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाएगी, इंडिविजुअल स्कोर कार्ड जो आपका आया है उसके बारे में बात करूँगी। सर्टिफिकेट अपलोड तो हो गया है सबका, है ना, इसके बारे में कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट आपका जो चॉइस फिलिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चॉइस फिलिंग। काउंसलिंग के दौरान आपको चॉइस फिलिंग किस तरह से करनी है, इस पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। वैसे देखो, ऐसा होता नहीं है, एम्स का तो बहुत ज़्यादा ही इस बार बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा डिले हुआ, काउंसलिंग वाला टाइम भी बहुत ज़्यादा डिले हुआ, अभी तक एक भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आया है काउंसलिंग से रिलेटेड। तो आप मान के चलो बहुत से बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं इधर उधर, है ना। किसी का नीट में नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, तो किसी को नीट के थ्रू कॉलेज मिल रहा है तो वो ले रहे हैं। तो इस हिसाब से आपकी थोड़ी बहुत काउंसलिंग थोड़ी बहुत जो कट ऑफ है वो डिक्रीज ही होने वाली है ना। देखो अब देखते हैं हम सबसे पहले कि इंडिविजुअल स्कोर कार्ड जो आपका आया है उसका आपको क्या करना है। इंडिविजुअल स्कोर कार्ड जो है उसमें 2 चीज़ें मेंशन की गई है। एक आपके नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस, कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। दूसरा आपका मेंशन किया गया है कि आपके इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं। और फिर बाद में आपका ओवरऑल स्कोर दिया गया है, ठीक है, जो कि आप अपने एम्स वाला जो ऑफिशियल साइट है amsexams.ac.in, उस पर लॉगिन करो, अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालो। लॉगिन करने के बाद में आपको एक साइड में रिजल्ट वाला ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, साफ साफ रिजल्ट, उस पर क्लिक करना है और आपका रिजल्ट खुल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको स्कोर कार्ड वगैरह दिख जाएगा। अभी तक तो देख लिया होगा सबने, बहुत टाइम हो गया स्कोर कार्ड आया, तो उस स्कोर कार्ड को आपको प्रिंट कर लेना है एक बार काउंसलिंग से पहले, ठीक है। प्रिंट करोगे तो वो जो आपकी ऑफलाइन रिपोर्टिंग होगी, जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा, तब आपके वो काम आएगा, ठीक है। देखो आगे चलते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब ये देखो, ये एक बहुत ही वैसा टॉपिक रहता है कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है।
कोई नहीं बता सकता, काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता। लेकिन एक चीज़ होती है कि ये एक लगभग थोड़ा सेफ स्कोर है ना, इसके अराउंड अगर आप स्कोर कर रहे हो, अगर ये वाले रेंज के मार्क्स हैं आपके, तो आपका हो जाएगा, है ना, ये वाली फीलिंग रहती है। तो देखो ये वाली चीज़ है, इसमें देखो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग स्कोर है, जैसे आपका जनरल है, ओबीसी है ना, ईडब्ल्यूएस है, और फिर है आपका एससी एसटी, है ना। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों ने अपना सर्टिफिकेट अपलोड किया था, अभी काउंसलिंग डिले होने के और भी चांसेस है, जो कि ये वाली चीज़ बताती है, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाला जो सर्टिफिकेट है, जिन जिन लोगों ने अपलोड किया है अपना सर्टिफिकेट, उनका अभी तक जिसका भी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं हुआ है, मेरे पास अभी तक एक भी ऐसा टेक्स्ट नहीं आया, या फिर मैंने जिन लोगों से पूछा कि उनके पास अभी तक रिजेक्ट होने का कोई मेल नहीं आया है। हर बार मेल आता है, मतलब जिनका एक्सेप्ट होता है उनका तो नहीं आता मेल, जब लेकिन जिनका रिजेक्ट होता है उनका मेल आता है। अभी तक किसी के भी अकाउंट पे कोई मेल नहीं आया है, तो इसका मतलब प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है। अभी तक तो सर्टिफिकेट अपलोड वाले ही चेक नहीं हुए हैं, उनका मेल आएगा आपका एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, और उसके बाद में आपका रियल प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मतलब एक ऑफिशियल पीडीएफ आएगी एम्स के साइट पे, जिसके अंदर पूरा प्रोसेस लिखा होगा काउंसलिंग का, और फिर आगे उसके साथ साथ आपका क्या होगा, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं जनरल के लिए लगभग कट ऑफ कितनी रहनी चाहिए। देखो कट ऑफ यार मैं नहीं कह सकती क्या रहना चाहिए, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपके 1500 से ऊपर रैंक आ रही है, ठीक है, 1500 से ऊपर मतलब 1600 के रेंज में, 1700 के रेंज में, 1800 के रेंज में, तो आप प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करो अपना, ठीक है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन काउंसलिंग का वेट करते हुए टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, क्योंकि वो तो टाइम बताएगा कहाँ पे किस रैंक पे आपको कॉलेज मिल रहा है। लेकिन अगर आपकी 1500 से ऊपर रैंक है तो प्लीज़ आप अपना पढ़ाई पे फोकस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, और चीज़ें देखने लग जाओ। और अगर आपको और कोई स्टेट लेवल पे कॉलेज मिल रहा है तो आप ट्राई करो कि आप वहाँ पे इनरोल कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन मैं कह रही हूँ अगर आपको ये वाला टाइम अपना बचा के रखना है, तो आपको मतलब 1500 से अंदर अंदर वाले हैं वो मान सकते हैं कि हाँ, मान कह सकते हैं वो लोग सेफ़ है। लेकिन अगर 1500 से ऊपर आपकी रैंक है तो आप प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो, ध्यान दो इस चीज़ पे, है ना। नेक्स्ट है आपका ओबीसी वाले स्टूडेंट्स। ओबीसी वाले स्टूडेंट्स लगभग मतलब 60+ जिनका स्कोर आ रहा है, ठीक है, 60+ स्कोर, 62 स्कोर, 63 स्कोर काफ़ी सही है, हो जाएगा आपका, है ना। 62 63 पे आपकी लगभग है 1300-1400 रैंक, ठीक है। 62 पे है 1400 कुछ करके रैंक, है ना। तो अगर आपका मतलब 1600 1700 के अंदर अंदर अगर आपकी रैंक है तो काफ़ी सही है। अगर उससे नीचे रैंक है तो आप भी प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करो, अपनी आगे की चीज़ें देखो, कहाँ पे आपको फोकस कर। काउंसलिंग में सबको पार्टिसिपेट करना है, जो 8000 बच्चे हैं उनमें से जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। बस एक चीज़ है कि आपको उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आपके रैंक या स्कोर थोड़ा सा कम रह गया है तो ऐसे नहीं है कि यार इसका काउंसलिंग का वेट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, पढ़ना स्टार्ट कर दो। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का लगभग सेम ही रहता है, ईडब्ल्यूएस का थोड़ा कट ऑफ लो जाता है ओबीसी से, ठीक है, तो आप 59-60 मान सकते हो ईडब्ल्यूएस का, है ना। एससी एसटी बिल्कुल सेफ हो, अगर आपका 50+ स्कोर है, 55 अबोव है तो आप सेफ हो ही हो, है ना। 55 अबोव है तो आप मान के चल सकते हो आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, है ना। बाकी कट ऑफ के ऊपर मैं कोई खास इतना बात करना नहीं चाहूँगी, जब काउंसलिंग होगी तब अपने आप दिख जाएंगी चीज़ें, ठीक है। बस मैं इतना कह रही हूँ, मैंने इसमें इतना बता दिया कि जो जो स्टूडेंट्स इस रैंक से ऊपर है उनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, आप अपना करने लग जाओ काम, जो आपके आगे अपना प्रोसेस सोचा है आगे आपको क्या करना है। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप वो करते रहो, या फिर जो भी है, ठीक है। देखो अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, है ना, लेकिन इस वीडियो में मैं और भी डिटेल में आपको समझा दूंगी, ठीक है। सबसे पहले आपका होता है काउंसलिंग में मॉक राउंड, है ना। जैसे कि अभी होगा आपका एक मॉक राउंड के लिए वो आएगा ऑफिशियल साइट पे मॉक राउंड से रिलेटेड कुछ डेटा वगैरह होगा कि आपका मॉक राउंड स्टार्ट हो रहा है, ऐसे वैसे। मॉक राउंड का मतलब आप एक तरह से मान लो कि जैसे आपका बोर्ड के एग्ज़ाम होता है ना, तो बोर्ड से पहले स्कूल में प्री बोर्ड लगता है, समझ रहे हो, जो कि बिल्कुल बोर्ड जैसा होता है। मॉक राउंड भी यही चीज़ है। जो आपका फर्स्ट और सेकंड राउंड है ये आपका असली काउंसलिंग का राउंड है। मॉक राउंड जो है वो असली काउंसलिंग नहीं है, इस चीज़ पे ध्यान दो। मॉक राउंड असली काउंसलिंग नहीं है, मॉक राउंड एक प्री बोर्ड एग्जाम की तरह है कि आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो नहीं दो। अगर आप बोर्ड का एग्जाम दोगे तब फर्क पड़ेगा, प्री बोर्ड का दोगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बस प्री बोर्ड का अगर आपने एग्जाम दिया तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम किस तरह से होगा, ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। बस यही एक
वो है मॉक राउंड में पार्टिसिपेट करने का फ़ायदा, कि अगर आपको बिल्कुल पार्टिसिपेट करना है, आपको लगभग अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा कॉलेज, मतलब मैं ये वाला टारगेट तो मैं हिट कर ही सकती हूँ, समझ आ रहा है आपको, है ना। तो आपको मॉक राउंड में पार्टिसिपेट करना है। सबसे पहले ऑफिशियल साइट पे आएगा मॉक राउंड से रिलेटेड डेटा, आपको वहाँ पे वापस से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एक बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है काउंसलिंग के लिए, वो करवाना पड़ेगा। आपका पासवर्ड वगैरह जनरेट होगा। उसके बाद में आपको मॉक राउंड के लिए उसके अंदर चॉइस फिलिंग करनी होगी कुछ कॉलेजेस की, ठीक है। मतलब आपको अपने प्रेफरेंस डालने होंगे कि मुझे ये कॉलेज फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, मेरा ये कॉलेज सेकंड पे है, ये कॉलेज थर्ड पे है। इस तरह से चॉइस फिलिंग के बारे में मैं अभी अगले पार्ट में बात कर रही हूँ, है ना। ये वाला टॉपिक खत्म करके हम चॉइस फिलिंग पे डिटेल में बात करेंगे कि किसको कैसे चॉइसेस फिल करनी चाहिए, है ना। ये जो पैसा चार्ज करते हैं वो इसी चीज़ का करते हैं, चॉइस फिलिंग ही है सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, ठीक है ना। तो आप उसके ऊपर ध्यान देना है ना। पहले ये वाला पार्ट देख लेते हैं। मॉक राउंड में मैंने बताया एक प्री बोर्ड की तरह है, आपको बस जाके रजिस्ट्रेशन करवाना है एम्स की ऑफिशियल साइट पे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको अपनी चॉइस फिल कर देनी है और सबमिट कर देना है। कुछ टाइम के बाद में लाइक 2 या 3 दिन में या फिर 1 वीक के अंदर अंदर उसका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद में आपको एक मतलब जो भी आपने एम्स डाला है उसमें से एक अलॉटेड एम्स दिख जाता है। अगर नहीं मतलब मिला है आपको तो वो नहीं मिला है, बस फिर उसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है। FCNA लिखा आएगा, मतलब जो आपने चॉइस डाला है वो आपके उसमें नहीं है, ठीक है। ये है मॉक राउंड का, ठीक है। मॉक राउंड में ये चीज़ होती है। फिर हमने देखा फर्स्ट राउंड में आपको, मॉक राउंड होने के बाद में आपका होगा फर्स्ट राउंड। देखो जिन स्टूडेंट्स ने मॉक राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अभी तक हुआ नहीं है, सॉरी। जो लोग मॉक राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जिन्होंने मॉक राउंड में पार्टिसिपेट किया है और उसमें आपको जो कॉलेज दिखा रहा है, क्या वो आपको सच में अलॉट हो गया? बिल्कुल नहीं। आपको असली में जो कॉलेज अलॉटमेंट प्रोसेस है वो किस में होगा? ओपन राउंड। यही तो होता है, जैसे प्री बोर्ड एग्जाम में, अगर क्या आपका प्री बोर्ड एग्जाम में 98% स्कोर आ गया तो आप गारंटी कर सकते हो कि आपका बोर्ड्स में भी 98% स्कोर होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप लगभग कह सकते हो कि मेरा 96 से 99 के बीच में आ जाएगा, है ना। यही वाला सिस्टम है मॉक राउंड, ओपन राउंड, सॉरी मॉक राउंड और फर्स्ट सेकंड राउंड में यही डिफरेंस है, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड राउंड के बारे में क्या होता है। फर्स्ट राउंड में क्या होता है आपका, फर्स्ट राउंड के लिए आपको अप्लाई करना होता है साइट पे वही, फिर आपको अपनी चॉइसेस रखनी होती है, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मॉक राउंड में आपकी मर्जी है आपको पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना ही करना होगा अगर आपको सेकंड राउंड तक जाना है, ठीक है। जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है उसको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर आप सीधा ओपन राउंड में ही पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। तो आप बहुत बड़े मतलब चांस खो दोगे, है ना। तो अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है तभी आप सेकंड राउंड में जा सकते हो ना, ये चीज़ ध्यान रखना। फर्स्ट राउंड में वही चॉइस फिलिंग, फिर आपको कॉलेज अलॉट होंगे, फिर सेकंड राउंड में अपग्रेड कर सकते हो। देखो अगर फर्स्ट राउंड में आपको मान लो मतलब आपके कुछ रैंक है 1000 के बीच में और आपको कॉलेज अलॉट हुआ है भोपाल, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फर्स्ट राउंड में एम्स भोपाल अलॉट हुआ है लेकिन आपको एम्स भोपाल नहीं चाहिए, ठीक है। एम्स भोपाल से अगली ही प्रायोरिटी आपने कोई ऐसा एम्स रखा था जो कि आपको चाहिए, है ना। मान लो आपने भुवनेश्वर रखा है भोपाल के बाद में, है ना, या फिर भोपाल से पहले, तो हो सकता है कि नेक्स्ट राउंड में आपको भुवनेश्वर मिल जाए, ठीक है, अपग्रेड कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपको फर्स्ट राउंड में एम्स भोपाल मिल गया है तो आपको एम्स भोपाल में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवाने होंगे सारे के सारे ऑफलाइन। फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है वहाँ पे जाना कंपलसरी है, ठीक है। नहीं तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। फर्स्ट राउंड में आपको जो कॉलेज मिल जाता है आपको वो लेना ज़रूरी है, सीधा सीधा इसका बात का मतलब ये है ना। सेकंड राउंड में मैंने वही बताया, फर्स्ट राउंड से आप अगर सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हो तो आप अपना कॉलेज अपग्रेड कर सकते हो। बाकी जिसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है वो आगे सेकंड राउंड में जाते हैं, है ना। बाकी आगे देखो नेक्स्ट बचा आपका ओपन राउंड। ओपन राउंड जो है ये फिजिकल राउंड है ना। फिजिकल का मतलब क्या है, ऑफलाइन होता है। ये तीनों ही राउंड ऑनलाइन होते हैं और किसी भी काउंसलिंग वाले राउंड में एम्स जो है वो आपसे कोई भी काउंसलिंग फ़ीस नहीं लेता है, ठीक है। आपकी जो काउंसलिंग फ़ीस है वो ज़ीरो है। अगर आप किसी और वेबसाइट पे एनरोल कर रहे हो और वहाँ से आपको कोई काउंसलिंग के लिए फ़ीस मांगी जा रही है तो वो बिल्कुल फ्रॉड है। तो आप प्लीज़ उस चीज़ पे ध्यान मत देना, है ना। काउंसलिंग की जो फ़ीस है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है ना। एम्स वाले उसके ऊपर एम्स PSC नर्सिंग के लिए ज़ीरो काउंसलिंग फ़ीस है, तो कहीं पे भी पैसे मत दे देना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओपन राउंड। ओपन राउंड में क्या चीज़ें हो रही होंगी, ध्यान से सुनो। फिजिकल राउंड होगा, एम्स दिल्ली में आपको जाना पड़ेगा, जिसको ओपन राउंड तक जाके अपग्रेड करना है, ठीक है। फिर आप वहाँ जाओगे, फिर आपको वहाँ पे एक लिस्ट वगैरह निकलेगी और उसके अकॉर्डिंग आपके क्या होंगे, कॉलेज अलॉट होंगे, ठीक है। ओपन राउंड में एक और वो सिस्टम होता है कि अगर मान लो SC ST के कैंडिडेट्स नहीं है ना,
SC ST की सीट है लेकिन कैंडिडेट नहीं है, उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, तो वो सीट अपग्रेड हो जाती है, EWS वालों को दे देते हैं, ठीक है। अगर EWS के भी बच्चे नहीं हैं तो वो OBC को दे देते हैं, OBC के भी बच्चे नहीं हैं तो फिर वो जनरल को दे देते हैं। आगे बात समझ में है ना। ये बाकी सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी काउंसलिंग के टाइम पे, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब इस काउंसलिंग प्रोसेस में मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपसे कोई मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, मैंने अभी भी थोड़ा टाइम पहले यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था जिसमें 600 रुपये चार्ज कर रहे हैं वो एम्स PSC नर्सिंग का काउंसलिंग करवाने के लिए, ठीक है। तो मैं कहूँगी ये आपका पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी, आप इसको इस तरह से वेस्ट मत करो प्लीज़। इतना कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है कि आप खुद से नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के लिए 600 रुपये वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं मतलब ऐसे किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं ले रही, पर मैं आपसे कह रही हूँ, बाकी आपकी इच्छा है, आप कहीं पर भी कुछ भी करो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मैं हूँ आपको हर एक पॉइंट पे गाइड करती रहूँगी। तो ये वाली चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पे काउंसलिंग के लिए पैसे इन्वेस्ट करो, है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो आगे अपन देखते हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है आपको, है ना। सॉरी, कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट, ये वही बात है कि कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब है कि आपको चॉइसेस किस तरह से फिल करनी है ना कॉलेज। अब देखो ये मैं आपको एकदम एक तरीका बताऊँगी कि जिसके 1000 से नीचे रैंक है ना, जिसकी 1500 के अंदर रैंक है और जिसकी 2000 के अंदर रैंक है, या फिर जो बाकी कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को किस तरह से चॉइस फिल करना है ना। देखो इसके अलावा हम सबसे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एम्स कितना है ना। तो आपको चॉइसेस में यही तो डालना होगा, जैसे दिल्ली डाल दिया, भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, देवगढ़, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, नागपुर, मंगलगिरी, पटना, रायपुर, ऋषिकेश और एक और एम्स है, एम्स BB नगर, है ना। उसका नोटिफिकेशन आया था थोड़ा टाइम पहले कि उसमें 30 सीट्स है नर्सिंग के लिए, जो कि अभी स्टार्ट हुआ है एम्स BB नगर में, है ना। तो देखो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है चॉइस फिलिंग के लिए, मैं कह रही हूँ अगर आपके 1000 रैंक के अंदर रैंक है, 1000 के अंदर रैंक है आपकी, ठीक है, आप टॉप 1000 स्टूडेंट्स के अंदर हो, तो काउंसलिंग करने का मतलब चॉइस फिलिंग का एक बहुत ही ईजी तरीका होता है। वो क्या होता है, सबसे ऊपर आप रखोगे टॉप की कॉलेजेस, उसके बाद में आप रखोगे एवरेज वाली कॉलेजेस, और सबसे नीचे आप रखोगे जो कि नई खुली हुई एम्स है वो वाली, ठीक है। अब देखो, लेकिन अगर मान लो मैं नॉर्थ साइड में रहने वाली हूँ, है ना, मैं नॉर्थ में रहती हूँ, जैसे मान लो मैं दिल्ली, राजस्थान इस तरफ रहती हूँ, पंजाब, है ना, और मुझे साउथ की तरफ नहीं जाना है ना, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए मैं एम्स देवगढ़ या फिर एम्स मंगलगिरी ले ही नहीं सकती, ठीक है। तो आपको वो अपने प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ लिख रहे हो तो आप किसी और की सीट खराब कर रहे हो। अगर आपको वो सीट मिल भी गई तो आपकी खराब, कोई और को नहीं मिल पाएगी वो, ठीक है ना। तो ये ब्लंडर मत करना प्लीज़। अगर आपको जो एम्स मतलब जिस एम्स में आप जा सकते हो, जिसमें आपको जाना है और जा सकते हो, ठीक है। अगर मान लो ये वाला, मान लो मुझे एम्स पटना मिल गया तो मैं उसमें चले जाऊँगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको वो वाला फिल करना है। अगर आपने मान लो आप बहुत ज़्यादा दूर है, भुवनेश्वर देखो उड़ीसा में है, बहुत दूर है, अगर नॉर्थ में रहने वाले बच्चे उनके लिए भुवनेश्वर बहुत दूर है, तो अगर वो भुवनेश्वर नहीं जा सकते हैं, अगर उनका मतलब 100% श्योरिटी है कि अगर मुझे भुवनेश्वर मिल भी गया तो भी मैं नहीं जाऊँगी, तो प्लीज़ वो एम्स जो है आपको अपने प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखना है। बाकी आप जितने आपके टॉप 15 के 15 एम्स हैं वो सबके सब लिस्ट में रख सकते हो, सबके नाम लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, जिन बच्चों की रैंक 1000, ये सबसे एक कॉमन चीज़ बताई मैंने, ये सबके लिए लागू होती है कि जो एम्स आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जैसे कि मान लो कोई भुवनेश्वर में रहने वाला बच्चा है ना, उसको अलॉट हो गई एम्स भटिंडा, तो उसके लिए बहुत दूर हो गया, उसको ये हो गया कि मैं तो नहीं, मतलब मुझे चाहिए ही नहीं भटिंडा, है ना, उस चाहे मुझे और कोई कॉलेज ना मिले लेकिन मुझे भटिंडा तो मैं नहीं जा पाऊंगी, है ना। तो आपको वो चीज़ नहीं डालनी है, ठीक है ना। आपको प्रेफरेंस में लिखना ही नहीं है भटिंडा, क्योंकि आप किसी और की सीट खराब कर रहे होगे अगर आपको भटिंडा में एक सीट मिल गई है तो, ठीक है। तो ये ब्लंडर मत करना प्लीज़। तो देखो अब सुनो, ये एक कॉमन चीज़ थी जो मैंने सबके लिए बताई। अब सुनो, जिसकी रैंक 1000 के अंदर है उसको एकदम सिंपल फंडा यूज़ करना है। टॉप वाली एम्स सबसे ऊपर, टॉप वाली एम्स का मतलब क्या है, एम्स दिल्ली फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, चाहे आपको एम्स दिल्ली मिल रही है या नहीं मिल रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अगर 1000 के अंदर रैंक है, आपको टॉप पे डालना है एम्स दिल्ली, सेकंड पे डालना है आपको एम्स जोधपुर, थर्ड पे डालना है आपको एम्स ऋषिकेश, ठीक है, एम्स भोपाल, एम्स पटना, एम्स रायपुर, ये सब है, ये सब आपको टॉप के ऊपर रखना है। ये आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको बीच में डालनी है बाकी वाली, जैसे कि आपने गोरखपुर डाल दिया है ना, आपने कल्याणी डाल दिया, नागपुर डाल दिया है ना, रायपुर डाल दिया है ना, ये सब आप बीच में रखो, बिलासपुर डाल दिया। फिर इससे नीचे बिलासपुर भी वैसे नहीं है, ये 2-3 साल पहले ही बना है ना इसमें नर्सिंग।
फिर इससे नीचे आपको वो वाले कोर्सेस रखने हैं, वो वाले कॉलेज, भुवनेश्वर भी काफ़ी सही है ना, आपने भुवनेश्वर डाल दिया। इससे नीचे आपको वो वाले रखने हैं जिसमें अभी नया नया खुला है, जैसे बीबी नगर है अपना, मंगलगिरी है, देवगढ़ है, ये सबसे आपको लास्ट में डालना है। किसके बाद आएंगे? टॉप 1000 स्टूडेंट्स को ये वाला चीज़ फॉलो करना है, ठीक है। ये देखोगे आप, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये चीज़, अगर आप एक बार ट्राई करके देखना काउंसलिंग के टाइम पे ये वाला प्रोसेस यूज़ करना, ठीक है। बाकी मैं उस टाइम पे आपको एक बार और अपडेट कर दूँगी, है ना, इस चीज़ से रिलेटेड। अब देखो, उससे आगे वाले जो बच्चे हैं, जैसे कि मान लो मेरी रैंक आ गई है, लेट्स सी 1400 मेरी रैंक है, मेरी कैटेगरी है ओबीसी, ठीक है, 1400 रैंक है, ओबीसी मेरी कैटेगरी है ना। मैं नहीं चाहती कि मैं एम्स दिल्ली डालूँ, ठीक है। आपको बोलेंगे बहुत लोग कि ये जो ऐसे कर रहे हो आप, ये वाली चीज़ कर रहे हो कि आपने देवगढ़ फर्स्ट में डाल दिया तो आपने गलती कर दी। अरे भाई, जब एम्स दिल्ली मिलने के चांसेस बहुत लो है तो मैं क्यों ना उसको सेकेंड या थर्ड प्रायोरिटी पे रखूँ और मैं उस कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूँ जो मुझे चाहिए ही चाहिए। मान लो मेरी 1400 रैंक है और मुझे चाहिए एम्स बठिंडा, है ना, तो मैं एम्स बठिंडा को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी। आई बात समझ में? सबसे फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए एम्स बठिंडा, फिर सेकंड मेरी फिर वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि अगर एम्स बठिंडा के बाद में मैं कौन सा कॉलेज चाहती हूँ मैं वो लगाऊंगी, ठीक है। तीसरा मैं कौन सा कॉलेज चाहती हूँ मैं वो लगाऊंगी। फिर आपको, अगर आपने मान लो 3 चॉइसेस आपके दिमाग में फिक्स है, मैंने सोच लिया कि मैं बठिंडा जा सकती हूँ, बठिंडा मेरे लिए ईजी है, दूसरा मैं जोधपुर जा सकती हूँ, तीसरा मैं भोपाल जा सकती हूँ, मान लो, है ना। तो मैंने ये 3 कॉलेज टॉप में लगा दिए। फिर इसके नीचे आपको क्या करना है? इसके नीचे आपको वही सिक्वेंस वापस रिपीट करना है। टॉप वाले एम्स सबसे ऊपर, फिर एवरेज, और फिर बाद में क्या, जो वाले नए नए बने हैं वो वाले एम्स लगाने हैं। आगे बात समझ में? ये 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनको काउंसलिंग में ये 2 चीज़ें करनी है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मेरा एकदम बॉर्डर पे वो है ना, बॉर्डर पे हूँ मैं एकदम, मेरा हो भी सकता है सिलेक्शन, नहीं भी हो सकता है। आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक यूज़ करनी है। आपको आपके मार्क्स के रेंज में, देखो मार्क्स के रेंज के का क्या मतलब है, मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें पिछले साल का आपको कट ऑफ का स्कोर और वो मिल रहा है ना, लास्ट ईयर कितना आपका सेफ स्कोर था, कितने रैंक पे क्या कॉलेज मिली थी। आप एक बार ये वीडियो हल्का सा देख लो, है ना, या फिर इसका PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो वहाँ देख लो, ठीक है। तो वो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो। फिर मान लो अगर आपके चांसेस है ना कि आपको एम्स बिलासपुर मिल सकता है, तो आप टॉप प्रायोरिटी एम्स बिलासपुर रखोगे। फिर मान लो दूसरा कोई कॉलेज है, जैसे मान लो गोरखपुर है, तो आपने सेकंड पे गोरखपुर डाल दिया। अब आपके 2 कॉलेज हो गए, अब आपको नहीं पता चल रहा क्या करना है, तो अब क्या करना है? वही दिल्ली, ऋषिकेश, जोधपुर, ये सब टॉप वाले टॉप पे, एवरेज वाले बीच में, और जो वैसे वाले हल्के वाले एम्स है वो लास्ट में डालने हैं, ठीक है। आ गई चीज़ समझ? ये अगर आप ये वाला तरीका फॉलो करोगे तो आपको एकदम एक परफेक्ट टाइम के ऊपर एक परफेक्ट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है इसमें, आप पैसे वेस्ट मत करो प्लीज़, मैं यही कहना चाहती हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मोटो ही है कि यार इतनी तो कोई मतलब बहुत बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं कि आप इसके लिए इतना वो कर रहे हो, इतने परेशान होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ईजी है, हो जाएगा। बाकी जब काउंसलिंग रियल प्रोसेस मतलब रियल डॉक्यूमेंट आएगा आपका ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो मैं आपको बाकी सारी चीज़ें बता दूंगी, ठीक है ना। आप एक बार ये वीडियो देख लिया तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने ये वाले 2 वीडियोज़ नहीं देखे तो ये वाले प्लीज़ देख लो, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आप अभी तक देख रहे हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपके जो भी किसी फ्रेंड्स वगैरह ने ये वाला एग्ज़ाम दिया है तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।